नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे देश के बारे में। दरअसल देश में राम जन्मभूमि का माहौल है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी हो रही है और आलोचना भी है और प्रशंसा भी है, बहुत सारे मुद्दे। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर यह है कि भाजपा ने, जब देश के राजनीतिक दल राम मंदिर के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझे हैं, तब उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इससे कहते हैं कि कहीं पर निशाना और कहीं पर निगाहें। मामला राम मंदिर का है, देश और पार्टियां माहौल जी है और बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव की। इसके बाद नतीजों के बारे में तो कह सकते हैं कि जो पहले काम करेगा, नतीजे उसको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बातचीत कर रहे थे, बैठक कर रहे थे और उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर जो क्लस्टर बनाया गया है, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 7 क्लस्टर बनाए गए हैं और उप मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपने की बात हुई है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि दिग्गजों के हाथों में कमान। जब देश उलझा है राम मंदिर की सियासत पर, बीजेपी अपने गढ़ों को, किलों को मजबूत कर रही है। देश भर में करीब वो 150 क्लस्टर बनाएगी और उसमें वो काम कर रहे हैं। विस्तार से बात करें उसके पहले आपको बता दें कि भाजपा के 2 नेताओं की इस पर हम आपको बाइट सुनवाएंगे। एक भाजपा के प्रवक्ता है और दूसरे कांग्रेस के नेता हैं जेपी यादव और भाजपा के हैं राजपाल सिसोदिया। चर्चा शुरू करें उसके पहले उनको सुन लेते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 29 सीटों के 7 क्लस्टर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और विगत दिनों आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां लोकसभा चुनाव की दृष्टि से मतदान केंद्र स्तर तक की करने का काम किया है। 7 क्लस्टरों में विभाजित करके पूरे मध्य प्रदेश के प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी देकर उनके साथ में आज माननीय केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो दिल्ली में बैठा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी ये जो तैयारी है, इन तैयारी से 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा की जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, क्या होता है, क्या दिखता है, ये चारों में अपने आप में अंतर होता है। इनकी किसी बात के ऊपर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। देश के अंदर आज जिस तरह से उन्होंने बांट के रख दिया है, देश में जो हालात बना के रख दिए हैं, उसमें लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। क्लस्टर बनाने का मतलब होता है कि संगठन को तैयार करना, लेकिन संगठन इस तरह का तैयार नहीं करते ना। ये लोग तो पेड संगठन तैयार करते हैं और दिखावा करते हैं। लोगों को डिवाइड एंड रूल की अगर पॉलिसी किसी ने चलाई है इस देश के अंदर अंग्रेजों के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी लोग। तो विचार साफ है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर जीतने की रणनीति पर काम कर रही है और कांग्रेस ने कहा कि वो बांटकर लोगों को बांटती और चुनाव जीतती है। ये कांग्रेस का आरोप है भाजपा पर। इस पर विस्तार से बात चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, पत्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर राहुल रंजन और सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी और मध्य प्रदेश में सड़क से संसद तक की बात करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राहुल जी आपके साथ। दरअसल बीजेपी का शुरू से मानना है, उसकी रणनीति है कि जब वो एक चुनाव से निवृत्त होते हैं, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और कांग्रेस के बारे में हम बात करें या बाकी दलों के बारे में बात करें तो वो पहले वनडे खेलते थे, अब T20 खेलते हैं, यानी चुनाव के 15 दिन पहले वो एक्टिव होते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत के पहले बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बैठकें चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जब उनको प्रत्याशियों का चयन करना है, दूसरे दलों के साथ रणनीति बनानी है, जो उनका गठबंधन है, सीटों का बंटवारा करना है, तब उनके राष्ट्रीय नेता देश की यात्रा पर निकले हैं। तो जब आपको काम करना है सही वक्त पे, वो काम आप बाद में करेंगे तो जाहिर है कि तैयारी में पिछड़ जाएंगे और फिर प्रत्याशियों के चयन में गड़बड़ी होगी, बंटवारे में दिक्कत जाएगी और नतीजे में आपको सफलताएं कम मिलेंगी और विषमताएं ज़्यादा मिलेंगी। ये एक सीन है जो देश में चल रहा है। कांग्रेस बड़ी पार्टी, इसलिए मैंने आपको उसका उदाहरण दिया, लेकिन दरअसल ये जो सारा मामला है वो रणनीति का और जज्बे का है। आपकी राय? बीजेपी चुनावी मोड पर हमेशा रहती है, क्या कहना है आपका? जब उसने अपने नेताओं को दिल्ली में जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है
देश भर में वो 150 क्लस्टर बना रहा है, मध्य प्रदेश में 7 बनने वाले हैं, आपकी राय? राघवन जी, भारतीय जनता पार्टी का नेचर ही है कि वो चुनाव की तैयारियों में हमेशा लगी रहती है। 365 दिन सिर्फ एक ही प्लानिंग होती है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए और चुनाव कैसे जीता जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को अलग से कोई होमवर्क करने की आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव निकलता है तो फिर नगर पंचायतों के चुनाव आ जाते हैं, फिर नगर पालिका के चुनाव होते हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा के चुनाव सामने है, तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गई थी। ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाला जो मामला है, ये मामला जनता के बीच का है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी जो कार्यकर्ता है या जो अंदरूनी लीडरशिप है उनकी, उसको इससे विशेष लेना देना नहीं है। वो एक पार्टी का आयोजन है, बड़े लोग उसको कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल है। तो ये सीधी सीधी बात है कि रामलला का जो मामला है वो एक बहुत हाई सीट्स जो लोग हैं उनको उसके लिए जिम्मेदार है। बाकी लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े कार्यकर्ता हैं, उन सबको जिम्मेदारी पहले से ही क्या अब सौंपी जाने लगी है कि बाकी देश पूरा यहाँ लगा रहेगा और आप चुनाव की तैयारियों में लग जाइए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर ही है कि वो लड़ने के लिए तैयार बैठी रहती है। दूसरी ओर जो आप सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी इस मौके पर, एक चीज है राघवेंद्र जी कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या फिर IND इंडिया टीवी हो, वो इंडिया आपका गठबंधन हो, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो एक पहली बार यात्रा करके आए थे, भारत जोड़ो यात्रा, अब ये भारत न्याय यात्रा शुरू हुई, तो सेकंड फेज ही आप समझ लीजिए। तो राहुल गांधी को हो सकता है कि उतनी उपलब्धि भारत जोड़ो यात्रा से उनकी व्यक्तिगत जो छवि है, या जिसको आमतौर से ये कहा जाता था कि भारतीय जनता, वो राहुल गांधी की छवि एक पप्पू की तरह है, वो परिपक्व नहीं हो पाए हैं, उनका राजनीति से कोई बहुत ज्यादा गंभीर नहीं चिंतन है उनका। तो ये सब सारी चीजों को एक यात्रा ने तो समाप्त किया है। दूसरी यात्रा जहां यह है कि उनको काम करना है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि लीडरशिप में एक भी चीज इसको भी जोड़ा जाता है कि आप भरोसा कितना करते हो। राहुल गांधी यात्रा पे निकल गए तो उन्होंने कहीं और भरोसे को अपना स्थापित किया है, क्योंकि आप ये देखिए विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी की उतनी टिकट वितरण में उतनी भूमिका नहीं थी। तो ये अलग अलग चैप्टर है, तो अलग अलग तरफ। हाँ, ये बात जरूर आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास, कांग्रेस कभी भी मोर्चा संभालने की स्थिति में नहीं होती। कांग्रेस में हमेशा सिर्फ रउअल टिकट को लेकर के, बाकी मैदान में चुनाव प्रचार को लेकर के उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें डिसीजन नहीं ले पाता। तो यहाँ स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो ऐसे मूड में होते ही नहीं। जैसे मध्य प्रदेश को भी आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में जैसी प्रदेशाध्यक्ष बदला, जो नए प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी आ गए, तो पुराने लोग आपको कमलनाथ, दिग्विजय सिंह आपको अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ यही होता है कि यदि सत्ता में है, सत्ता से बाहर है, और यदि संगठन में बैठे हैं, पद पे बैठे हैं, तो ये लोग दिखाई देते हैं। और इसके बाद जैसे ही होता है तो ये संगठन को पता नहीं क्यों दरकिनार कर देते हैं और दिखाई देना बंद हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह तो यदा कदा दिखाई दे भी रहे हैं, लेकिन कमलनाथ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल संन्यास की स्थिति में हो गए कि लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में भी होना है। तो ये स्थिति तो कांग्रेस की सदैव रही हुई है। हाँ, उनके जो बाकी छोटे कार्यकर्ता है या फिर जो पूर्व मंत्री कह दीजिए या पूर्व जो संगठन में बड़े लोग बैठे हुए, उन लोगों के भी वार्तालाप आपको दिखाई नहीं देगी। सिर्फ ये दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, तो आलोचना वाली बात दिखाई देती है, लेकिन खुद की तैयारी को लेकर के कोई बात दिखाई आपको नहीं देती है। तो ये स्पष्ट है। तो जी, दरअसल मैं 2 बातें इसमें और जोड़ूंगा। एक तो बात यह है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, बीजेपी के इसमें दोनों हाथ लड्डू हैं। बीजेपी ने धर्म को राजनीति से जोड़कर अपनी एक तरह से पारी शुरू की थी और उसके चलते आज वो इस मुकाम पर है। तो राम मंदिर में जो समारोह होने वाला है वो धार्मिक भी है और राजनीतिक भी है। भाजपा इसका लाभ लेगी, उसके दोनों हाथ लड्डू है। वो धर्म भी कर रही है और धर्म के जरिए सत्ता के भी निकट वो पहुंच रही है, एक चीज़। दूसरी बात, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी यात्राओं के जरिए नेता बनना चाहते हैं और वो उनको लगता है कि यात्रा करके हम ऐसा फार्मूला ईजाद कर लेंगे कि हमको चुनाव में जीत हासिल होगी। आप देखिए पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी, जहाँ जहाँ से वो गुजरे वहाँ के नतीजे आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश से उनकी यात्रा गुजरी थी, गुजरात में वो गए नहीं थे, जबकि गुजरात में
विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो आपकी रणनीति क्या, आपकी प्राथमिकता क्या है और आपका एक्शन क्या है, ये सब चीज़ें बताती है कि आप जिस युद्ध में जा रहे हैं वहाँ जीतेंगे या आपको पराजय मिलेगी। तो ये बहुत सारी बातें, कब किस वक्त काम करना चाहिए, काम सही है लेकिन मौका कौन सा है, वो टाइमिंग की बात है। दरअसल सारी चीज़ें टाइमिंग का खेल है इसमें। देवदत्त जी, आपकी राय? भाजपा ने दिग्गजों को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी लोकसभा की और उसका टारगेट है 400 की सीटों वाला। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भाजपा की तैयारी और कांग्रेस की युवराज की भारत न्याय यात्रा, ये सब भाजपा के पक्ष में है या भाजपा को चुनौती देगी, आपकी राय? देखिए, भाजपा इस समय जो कहते हैं ना, बिल्कुल अपने अमृत काल में, जिस तरह से देश के लिए वो बातें कर रहे हैं, उसके लिए विपक्ष से चुनौती नहीं मिल रही जैसी मिलना चाहिए। और दूसरा तरफ जो सत्ता के में रहने की लगातार एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए, उसकी जगह जो राम मंदिर के मुद्दे के कारण माहौल बना है, तो एक तरह से वो अनुकूलता उसको दिखाई दे रही है। वो 400 सीटों की बात होने लगी। मध्य प्रदेश में अभी 28 सीटें भाजपा के पास हैं, तो 29 सीटें जीतने की बात कर रही है। क्योंकि उसकी जो देखिए आप बूथ केंद्रित जो व्यवस्था रहती, उन्होंने लोकसभा को किस तरह से 7 लोग क्लस्टर बना दिए मध्य प्रदेश में। एक क्लस्टर में 5 या 6 लोकसभा, 4 लोकसभा, और उनके प्रभारी ऐसे नेताओं को बनाया गया है जो कभी या तो लोकसभा लड़ चुके हैं या सांसद रहे हैं, जिनको एक अनुभव हो उस इलाके का। जैसे छिंदवाड़ा वाले क्लस्टर में प्रहलाद पटेल को शामिल किया गया क्योंकि छिंदवाड़ा से वो चुनाव लड़ चुके हैं। चंबल में नरोत्तम मिश्रा को शामिल किया गया क्योंकि वो गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ चुके हैं। भूपेंद्र सिंह सागर से सांसद रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक जो जमावट अपनी कर ली है, और उसको जो आज टिप्स दिए गए हैं, उसमें देखो आप 29 या 30 जनवरी तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय खुल जाएंगे, उनका विधिवत मीडिया, बार रूम सब स्थापित हो जाएंगे। विधिवत तैयारी जिसको अपन कहते हैं बिंदुवार प्रोग्राम के तहत। और कांग्रेस में इस समय जो 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आए, खासकर 3 राज्यों की करारी हार के बाद अभी पार्टी उभर नहीं पा रही है। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व को जब बैठक, चिंतन, मनन, एक दिशा तय करनी चाहिए, लोगों की जिम्मेदारी तय करना चाहिए, तब वो यात्रा पर निकल गए हैं। अब उनकी अपनी रणनीति होगी क्योंकि उनको एक माहौल ही बनाना है, क्योंकि कांग्रेस इस समय सबसे विषम परिस्थितियों से गुजर रही है। उसके पास ना प्रखर नेतृत्व बचा, ना उसकी नीति कोई ऐसी प्रभावित करने वाली हो रही है, संगठन भी कमजोर है, संसाधनों से लेकिन भी कमजोर हो देवदत्त गए। जी, विषम परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? राम मंदिर के मुद्दे पर आपने 70% जो सनातन के लोग हैं उनको वहाँ ना जाके आपने उनको एक तरह से नाराज़ करने की बात की है। सवाल खड़ा कर दिया कि जो बीजेपी आरोप लगाती है कि वो हिंदू विरोधी है, आप उसके आरोपों को सही साबित कर रहे हैं। टाइमिंग का सवाल है, जब आपको तैयारी करनी चाहिए तब आप यात्राएं कर रहे हैं। तो अगर आप गलत निर्णय करेंगे तो फिर नतीजे अच्छे कैसे आएंगे? अगर पहाड़ा धोखा पड़ना है और आप कुछ और पहाड़े पड़ रहे हैं तो सवाल ही हल ठीक से नहीं होगा। जी देवदत्त जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। संपर्क आपसे दोबारा जोड़ेंगे, आप बने रहिए। रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? जिस ढंग से देश में राजनीतिक और धार्मिक माहौल है, क्या सोचते हैं? भाजपा ने जो तैयारी की, मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए 7 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल की 4 सीटों को मिलाकर 1 क्लस्टर है और इस पूरे मामले में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और जिम्मेदारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास आ सकती है। ग्वालियर चंबल के अलावा हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह को मिल सकता है सागर, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो सीटों का जिम्मा है। ये भी एक क्लस्टर है। महाकौशल क्षेत्र की 4 सीटों के लिए 1 क्लस्टर बनाया गया है और इसमें आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल इसके इंचार्ज बनाए जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री है। विंध्य की 4 सीटों को मिलाकर 1 क्लस्टर बनाया गया, उसके इंचार्ज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को बनाया जा रहा है। उसमें रीवा, सतना, शहडोल ये सीटें शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि विश्वास सारंग को भोपाल की जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी क्लस्टर भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की। इसमें होशंगाबाद, बैतूल, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ की सीटें इसमें आती हैं। इसी तरह से मालवा की हम बात करें तो इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, देवास की लोकसभा सीटें आती हैं। इसके जो क्लस्टर है, इसके इंचार्ज बनेंगे कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, और
उज्जैन संभाग की 3 सीटों को भी इसमें शामिल किया गया। आपको बता दें कि उज्जैन संभाग की जो क्षमा करें, उज्जैन संभाग की जो 3 सीटें उसमें उज्जैन के साथ रतलाम, मंदसौर इसको जोड़ा गया और जिम्मा दिया गया है उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को। ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आईटी सेक्टर की बात करें तो बीजेपी ने उसको भी बहुत एक्टिव मोड पर रखा है। रमेश जी, आप इस पूरे सीन को किस ढंग से देखते हैं? राघवेंद्र जी, बीजेपी की लोकसभा तैयारियों के बारे में इसके जो सेनापति है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7-8 साल में जो वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में अपनी साख बनाई है, वो ग्लैमर में जैसे मतलब एक जो हेलो इफेक्ट होता है, प्रभाव मंडल होता है, उसको साथ लेकर उन्होंने पश्चिम एशिया में जो रणनीतिक और कूटनीतिक बढ़त बनाई है। राम मंदिर के मुद्दे पे उनने पूरे राष्ट्र को जो मथा है इस समय, जो ग्लैमर राम मंदिर के मुद्दे पे उनकी जो विचारधारा का बना है, अर्थव्यवस्था को उनने नई ऊंचाइयां दी है। G20 से जो ग्लैमर बनाया है और रणनीतिक मोर्चे पे जिस पाकिस्तान से भारत पिछले 70 सालों से परेशान है, उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। इन उपलब्धियों के साथ जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी मैदान में उतरती है तो वो नक्षत्र मंडल में जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ना, उस तरह निकल रही है। कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस इस समय दिशाहीन है। राम मंदिर के निमंत्रण के मुद्दे पर जिस तरह से उनने ठुकराया और उसके तत्काल बाद मुरली देवड़ा ने पार्टी छोड़ी, उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ी, पार्टी के अंदर बगावत की स्थिति आ गई। ये इनकी दशाहीनता है। राहुल गांधी के अंदर, जैसे अभी राहुल रंजन जी बता रहे थे कि उनने अपनी छवि सुधार ली है। देखिए, छवि अगर सुधरती तो मैदान पे दिखती है, उसका असर पूरे देश में नहीं तो कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, उनकी नीतियों में तो दिखता, लेकिन कहीं से कहीं तक उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। राहुल गांधी ने जब से फ्रंट की राजनीति की है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता और सकारात्मकता उनकी राजनीति में कहीं नहीं दिखाई दी। वो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। नकारात्मक राजनीति से आप किसी पे हमले तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के सामने एक विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते। कांग्रेस विकल्पहीनता की अवस्था में इस कदर पहुंच गई है कि बिना उनने सिर्फ 2 जुमले रट लिए हैं, एक अडानी का और एक मोदी का। मोदी को भ्रष्ट सिद्ध करना है, अडानी की जेब में पैसे जा रहे हैं। और पिछले चुनावों में, कई चुनावों में ये पूरे जो नारे हैं ये थोथले साबित हो गए हैं। एक नारा और है जिसको वो बहुत महत्व देते हैं और वो नारा तो महत्वपूर्ण है। वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान देश में लगाना चाहते हैं और देश को जोड़ना चाहते हैं, और न्याय यात्रा की उन्होंने अभी न्याय यात्रा शुरू की है। ये उनके खास बिंदु हैं। जी, बहुत संक्षेप में जल्दी से बात पूरी करें। एक बात बताइए राघवन जी कि यात्राओं से, एक आध यात्रा से आप जो माहौल बन सकता है वो बना लें। पिछली यात्रा का परिणाम यह है कि 3 राज्य हार गए। इसके पहले वो गुजरात हार गए थे, जबकि गुजरात से निकले थे। इस न्याय यात्रा ठीक थी। ये बीच में अगर हो तो ठीक है। न्याय यात्रा हर चुनाव, इस समय चुनाव सर पे है, आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हाल ये है कि ममता कुछ अलग बोल रही है, अखिलेश अलग बोल रहे हैं, केजरीवाल अलग बोल रहे हैं और वो नीतीश अलग बोल रहा है। नीतीश को संयोजक का पद देने की वायदा किया था, उस बेचारे ने इतनी मेहनत की थी और आज नीतीश को साफ मना कर दिया। तो इंडिया गठबंधन लगभग बिखरने की स्थिति में है। भले वो शर्मा शर्मी एकजुट रहे, लेकिन उसके अंदर कुछ तत्व नहीं बचा। ममता, वो मायावती अलग जा रही है। तो मैं लौटूंगा दूसरे दौर की बातचीत में, समय की कमी है। बहुत संक्षेप में मैं बता दूं कि जो गठबंधन है, राजनीतिक दलों के गठबंधन इस तरह से होते हैं जैसे कि मेंढकों को तराजू में तोलना। कठिन काम होता है। कांग्रेस ये कठिन काम कर रही है। सफलता कितनी मिलेगी वो भविष्य बताएगा, लेकिन मुश्किल काम है जो वो कर रही है। लौटूंगा मैं आपके पास। राठी जी, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? जो साथियों ने भी बातचीत की और कुछ चीज़ें जो हमने बताई मध्य प्रदेश में तैयारी को लेकर, देश भर में जो बीजेपी तैयारी कर रही है और कांग्रेस और प्रतिपक्ष का जो सीन चल रहा है, आपकी राय? देखिए, एक सीधा सा एग्जाम्पल है। कोई बच्चा पढ़ाई करता है, अगर वो साल भर पढ़ता है, स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। भाजपा उसी तरह से, उसी तर्ज पे साल भर वो 365 दिन उस पढ़ाई में लगी है, जो चुनावी पढ़ाई में, और इसलिए वो धीरे धीरे सफलता आगे बढ़ती जा रही है उसकी। जब हम देखते हैं तो भाजपा जो है वो काफ़ी साल तक संघर्ष करके आई,
तो इसलिए उनके पास एक मजबूती है और संघर्ष की जो शक्ति है वो उनके नेताओं को बनाए रखती है, वो लोगों को जोड़े रखती है। कांग्रेस हम देखेंगे कि उन्हें संघर्ष से आज़ादी और आज़ादी के बाद से सत्ता, जो सत्ता सुख में जो नेता रहे, तो वो नेताओं ने संघर्ष देखा नहीं। जिनने देखा वो तो आज़ादी के पहले किया था, आज़ादी के बाद कुछ समय तक जिनने संघर्ष देखा तो उन्होंने देश को खड़ा किया। बाकी जब हम देखते हैं तो बहुत आगे तक नहीं चल पाए, कुछ नेता ही चल पाते हैं। और दूसरा यहाँ सत्ता वो जो पीढ़ी परिवर्तन है, तो कांग्रेस ने पीढ़ी परिवर्तन को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग कांग्रेस में बैठे हैं वो अपने या तो बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं, या किसी और बच्चा अगर किसी और का या कार्यकर्ता प्रमोट होता है तो उसे दबाने का प्रयास करते हैं। तो कांग्रेस अभी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में ही घिरी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक अलग राह चुनी कि वो अपने तर्ज पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया और वो अपने यात्रा पे निकल गए कि उस बहाने जहां तक जितना हो सके खड़ा कर ले। इधर आप देखेंगे जैसे बंबई से इनके काबिल लोग बाहर हो रहे हैं, तो हम हर जगह देख रहे हैं। अभी आप मध्य प्रदेश में देखते हैं 3 युवाओं को अगर मौका मिला है तो जो यहाँ वरिष्ठ और बुजुर्ग हैं वो उनको सहयोग ही नहीं करते नजर आ रहे हैं, या कोई मार्गदर्शन करते नजर नहीं आ रहे। तो कांग्रेस की सत्ता काफी दूर लगती है। साल भर उन्हें चूंकि कभी संघर्ष किया नहीं तो उन्हें साल भर पढ़ाई की आदत नहीं है। वो हमेशा T20 से ही जीतते आए थे, 50-60 साल सत्ता में रहे, तो उन्हें लगता है कि हम ऐसे ही चलेंगे। नहीं तो तो मुझे लगता है कांग्रेस की दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? सर, दशा के लिए जिम्मेदार वो जो पीढ़ी भी परिवर्तन को न स्वीकारना और दूसरा संघर्ष देखना ही नहीं, मतलब किसी ने भी संघर्ष नहीं देखा है और भाजपा ने संघर्ष किया है। राहुल गांधी संघर्ष तो कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। अभी उन्होंने यात्रा की थी, अब 6000 किलोमीटर की फिर यात्रा कर रहे हैं। और संघर्ष कैसा होना चाहिए? एक व्यक्ति के संघर्ष से नहीं होगा। भाजपा में संगठन है, पूरा प्रदेश भर में संगठन संघर्ष करता है। यहाँ देखे ना, यहाँ कौन उनके पक्ष में यात्रा कर रहा है। और रही बात अभी जो आपने अयोध्या राम मंदिर की कही, तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए आप पार्टी ने दिल्ली में तुरंत उस मुद्दे को खुद भी कैश किया, वो सुंदरकांड का पाठ करने लगी। तो वो कांग्रेस भी कर सकती थी, अगर वो सत्ता के हिसाब से समझ रहे हैं, धर्म को राजनीति से समझ रहे हैं, तो वो भी करें। उसमें ऐसा कौन सा परहेज है कि उन्हें नहीं करना है, और वो नहीं करके खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम जब राम को दिल से चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब वो मंदिर का वो कोई लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट तो है नहीं, और संस्कृति और धर्म और जो किताबें हैं संस्कृत की और जो वो अलग विषय है। चलिए, अभी तो चर्चा में 3-4 मिनट का हमारे पास वक्त है। राहुल जी, संघर्ष के माने अब यात्रा हो गई है। अब संघर्ष के माने आंदोलन नहीं है, संघर्ष के माने लाठी खाना नहीं है, संघर्ष के माने रक्त बहाना नहीं है। माने अगर आप रक्त बहाएंगे, संघर्ष करेंगे तब होगा। अब यात्राओं की संघर्ष का दर्जा दे दिया गया है। आपकी राय बहुत संक्षेप में कि क्या ये संघर्ष कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाएगा, या ये यात्रा संघर्ष नहीं है, संघर्ष के मायने कांग्रेस को समझने पड़ेंगे कि संघर्ष के लिए आपको जनता के साथ उनके मुद्दों पर संघर्ष करना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ, ना कि यात्राएं। आपकी राय बहुत छोटी सी। क्या राघवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस मकाम पे पहुंची है वो एक यात्रा का ही परिणाम है। लालकृष्ण आडवाणी जब पूरे देश में निकले थे राम मंदिर को लेकर के, रथ यात्रा जब निकली थी, उसी का परिणाम आज है जो दिखाई दे रहा है। राहुल जी, वो 90 के दशक की बात थी, 2023 में उसको नतीजे मिले। मतलब कांग्रेस की यात्राओं के परिणाम क्या 10-20 साल बाद मिलेंगे? नहीं राघवेंद्र जी, स्वाभाविक है। राहुल गांधी यदि कर रहे, हो सकता है कि उनको उनकी उम्र में न मिल पाए, लेकिन कांग्रेस को हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में फायदा हो जाए। तो लंबा सफर है। तो महात्मा गांधी से लेकर के आडवाणी जी, और आडवाणी से लेकर के विनोबा भावे ने भी की। राहुल जी, मेरा ये था कि जनता के मुद्दों पर अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, या सिर्फ यात्राएं, आडवाणी की यात्रा भी थी और उनकी पार्टी का उनके साथ एक तरह से समन्वय था। अब यात्रा के साथ संघर्ष नहीं करेंगे तो यात्राओं से आदमी यात्री तो हो सकता है, सरकारें मुश्किल से मिल सकती है। देवदत्त जी, आपकी राय? बिल्कुल, जब तक आप जन समस्याओं के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो जनता जुड़ेगी कैसे? देखो, मेहनत करने के कई तरीके होते हैं। एक मजदूर भी मेहनत करता है और एक अफसर या बड़ा नेता भी मेहनत करता है। किसको कैसे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि दिल और दिमाग
और जो माहौल है उसको समझकर जो कार्य करता है, जन भावनाएं आप कैसे प्रभावित करेंगे, आप उनकी समस्याओं के लिए कैसे संघर्ष करेंगे, इन सब से प्रभावित होता है आम मतदाता और वो फिर उसकी तरफ रुख करता है। केवल एक इशू नहीं है ये, तो बिल्कुल जैसे यात्रा क्रिकेट जैसा है। केवल यात्राओं से काम चलेगा ऐसा अभी तक नजर नहीं आ रहा है। रमेश जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, राहुल गांधी में राजनीतिक परिपक्वता का इस हद तक अभाव है कि उस अपरिपक्वता का असर पूरी कांग्रेस के निर्णय की जो क्षमता है उस पर पड़ता है और जमीनी कार्य करता है उस पर भी पड़ता है, क्योंकि एक अपरिपक्व सेनापति कभी सेना को जीत नहीं दिला सका। पिछले दशक भर से वो लांच होने की कोशिश में लगे हैं और अभी तक लांच नहीं हो सके। तो वो मैदान छोड़ के किसी परिपक्व नेता को अपनी गद्दी सौंपे ताकि कांग्रेस का भविष्य उज्जवल हो सके। राठी जी, 2-3 वाक्य में आपकी अंतिम टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस को भी संघर्ष के साथ में, जैसे कि 2014 के पहले गैस की कीमतों पे, पेट्रोल की कीमतों पे भाजपा करती थी, मुझे लगता है इन्हें संघर्ष की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और जनता के मुद्दों से जुड़ के जब तक बात नहीं करेंगे तो इन्हें सत्ता सुख मिलना बड़ा कठिन। कुल मिलाकर यात्रा जीत का फार्मूला नहीं हो सकती है। यात्रा सही है लेकिन वो गलत समय पर हो रही है, तो कई काम सही हो सकते हैं लेकिन अगर आप उसकी टाइमिंग गलत होगी तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की चुनावी तैयारियां हर मोड पर है, वो धार्मिक स्तर पर भी चुनाव के मूड में है और संगठन के स्तर पर भी है और सरकार के स्तर पर भी है। तो कुल मिलाकर बीजेपी चुनाव की तैयारियों में है और कांग्रेस और विपक्ष भी आपस में कंफ्यूज है, सीटों के बंटवारे को लेकर भी और रणनीति को लेकर भी। आज बाखबर में सिर्फ इतना ही। चारों मेहमानों का धन्यवाद। रमेश जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका, राहुल जी आपका और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।